दोस्तों, आज मेरे साथ एक बहुत ही अजीम शख्सियत मौजूद है। अजीम शख्सियत के हम बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड सन इन लॉ। और बहुत स्वागत करेंगे हम आपका, फिरोज अहमद साहब का। रफ़ी साहब के आप ग्रेट ग्रैंड सन इन लॉ हैं, राइट? ग्रैंड सन इन लॉ जी। बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात करेंगे रफ़ी साहब के ऊपर, और आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड दबंग में, मेरे चैनल पे। और फिरोज साहब, एक आप बहुत ही अजीम शख्सियत, जिसको मतलब दुनिया आज जो है वो बहुत ज़्यादा अपने दिलो दिमाग में उनको सजा के रखती है। आप उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, तो सबसे पहले ये पूछेंगे, वो जो फीलिंग है, जब आप देखते हैं दुनिया की दीवानगी देखते हैं, और आप वो फीलिंग क्या होती है आपके लिए? जी इम्तियाज भाई, सबसे पहले तो बहुत आदाब। शुक्रिया आपने हमें इस पॉडकास्ट में दावत दी। अ, जी, जैसा आपने कहा कि मोहम्मद रफ़ी साहब अ, की जो शख्सियत थी, जो उनका नाम, रुतबा जो आज तक माशाल्लाह कायम है, ये हमारे लिए बहुत ही शर्फ की बात है। बहुत ही प्राउड फीलिंग है कि हमारा ताल्लुक या हमारा नाम उनकी फैमिली से किसी तरह जुड़ा हुआ है। अम, बहुत खुशी होती है, बहुत ही इम्तियाज हासिल होता है जब हम देखते हैं कि उनके जाने के ऑलमोस्ट 45-45 साल हो गए हैं, लेकिन जो लोगों के दिलों में उनके लिए जो प्यार मोहब्बत और इज्जत है, और जो शदीद तरीन मोहब्बत है। एक तो होता है फैन। जी। फैन तो हर कोई, हर किसी का होता है कहीं ना कहीं, राइट। किसी न किसी लिहाज से। लेकिन जो रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं, वो एक उनकी एक अलग ही कोई कैटेगरी है। एक वो उनको दुनिया आप है। फैन नहीं कह सकते, वो जी, अलग ही दुनिया है, वो अलग ही लोग ही दुनिया है। अलग हैं। जी। जी, और वो इज्जत, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो एक अलग ही लेवल है जो हमने किसी और के लिए आज तक नहीं देखा। इसमें कोई आप शक भी माशाल्लाह इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, आपने भी कई सेलिब्रिटीज की इंटरव्यू भी किए हैं, आप जानते हैं लोगों को। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े नाम आए हैं, बहुत ही उम्दा कलाकार, बहुत ही जी। अ, अ, बड़े नाम, लेकिन वक्त के साथ वो कहीं ना कहीं यादों में खो जाते हैं। इसमें कोई शक लेकिन रफ़ी साहब का नाम अ, और जो उनकी इज्जत है वो ऐसी है कि वो आज तक इतनी ताज़ा है, और आज तक जब लोग उनके बारे में जिक्र भी करते हैं तो उनकी आंखों में नमी आ जाती है। तो इसमें कोई ये शक मोहब्बत का जो मयार है, ये हमने और किसी के लिए नहीं देखा। नहीं देखा। तो ये बड़ी शर्फ की बात है, और हमें बहुत बहुत ही गर्व होता है कि जी, मैं किसी ना यहाँ किसी देखता तरह हूँ हम तो उनसे। फिरोज साहब, यहाँ पे जो ना वो जुनून है, मोहब्बत नहीं, वो जुनून है रफी साहब बिल्कुल के। सही कहा, आपकी ये आपकी जो सही वाइफ है, वफा से। आपकी आपकी वाइफ जो है वो रफी साहब की नातिन, और वो बहुत ज्यादा करीब थी रफी साहब के। कुछ यादगार किस्से कुछ बता सकें तो? जी, हमारी बेगम तस्नीम, वो उनकी नवासी और बहुत ही चहेती थी। जब वो पैदा हुई थी तो नाना ने उन्हें अस्पताल से ही अपने साथ ले गए थे, और तकरीबन जब तक वो हयात थे उन्होंने अपने साथ ही उनको रखा था। बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत प्यार, उनका ख्याल रखते थे। बहुत छोटी थी वो जब उनका इंतकाल हुआ, हालांकि लेकिन उनकी जो यादें वाबस्ता है साहब के साथ, जी। वो बहुत ही गहरी है, बहुत ही खुसूसी और ख़ास है उनके लिए। क्योंकि वो बहुत वक्त तक उन्हें पता नहीं था कि उनके उनके अम्मी अब्बा कौन है। वो समझती थी कि जो नाना अब्बा ही उनके अब्बा है, और नानी उनकी उनकी अम्मा है। वो इतने करीब थी उनके। तो खैर, उनके लिए तो वो एक नाना थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाहर की दुनिया में वो क्या नाम है, या मोहम्मद रफ़ी क्या चीज़ है। इनका कोई अंदाजा नहीं था। वो तो उनके इंतकाल के बाद, अ, कई सालों बाद जब वो एहसास होने लगा, जब क्योंकि फैमिली को रफ़ी साहब ने बहुत ही इंडस्ट्री से या आउटसाइड वर्ल्ड से बहुत दूर रखा हुआ था। जी। तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि बाहर की दुनिया में जो है उनका नाम क्या है या उनका क्या रुतबा है। ये तो बाद में जो है वो ग्रेजुअली एहसास हुआ। एहसास हुआ, राइट।
कुछ आपके कुछ यादगार किस्से रफी साहब के साथ, आप भी वहीं रहते थे आसपास में ही, रफी साहब के घर से बहुत दूर नहीं थे आप? जी जी। नहीं, हम भी, खैर हमारी भी बड़ी कम उम्र थी, और हमारे लिए भी हमारा इत्तेफाक से काफी इंडस्ट्री वालों के साथ ताल्लुक बचपन से रहा हुआ है, हमारे वालिद साहब के जरिए। तो हमारे घर पे कई लोगों का आना जाना था, हमारा उनके घरों में आना जाना था, तो हमारे लिए हर कोई जो है वो अंकल आंटी हुआ करते थे। हमें भी अंदाजा नहीं था कि वो कोई स्टार्स हैं या कोई सुपरस्टार हैं या कोई बड़े सिंगर हैं या एक्टर हैं। तो वो बिल्कुल ही मतलब ऐसा लगता था कि वो दोस्त हैं या फैमिली फ्रेंड्स हैं। तो उसी तरह से हमने साहब के भी हमने कई प्रोग्राम्स, क्योंकि हमारे वालिद साहब बहुत बड़े फैन थे, तो उनका जब भी कोई बॉम्बे में कोई कॉन्सर्ट वगैरह होता तो जरूरी होता था कि हम लोग जाएं। हालांकि हमें इतना अंदाजा नहीं था कि वो उनकी क्या उनका एक मैार है इस गायकी में या म्यूजिक इंडस्ट्री में। बस इतना पता था कि हमारे वालिद साहब बहुत उनको चाहते थे। और जितने बाकी भी जो इंडस्ट्री वालों से बातें होती थी, तो जब साहब का जिक्र होता था तो वो एक अलग ही लेवल पर होता था, चाहे वो फिर खुद सिंगर खुद ही क्यों ना हो। हमें एक किस्सा याद है, हमारे घर पर मेहदी हसन साहब आए हुए थे। तो एक ऐसी प्राइवेट महफिल थी, डिनर था। तो जाहिर है कि उन्होंने, किसी ने फरमाइश की कि कुछ सुनाए, तो फिर वो अपनी गजलें सुना रहे थे। तो किसी ने उनसे कहा कि खान साहब, आप जैसा गजल हिंदुस्तान में तो कोई नहीं गा सकता। तो उनका फौरन ये जवाब था, उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि आपने रफी साहब की गजलें नहीं सुनी। तो जब एक जिनको हम गजलों के बादशाह कहते हैं, अगर वो किसी और के बारे में इतनी मतलब बड़े दिल से कोई जिक्र करता है, और ये भी नहीं कि कोई प्रेस वाला हो या किसी ना मीडिया के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये दिल की बात और बहुत ही ऑनेस्ट एक एडमिशन। तो जब ऐसे सब सुनते हैं तो तब आस्ते आस्ते एहसास होने लगा कि नहीं, बाकी सारे तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जब रफी साहब का नाम आता है तो वो कुछ कुछ यानी अलग ही लेवल है उनका। और हर कोई जो है, जो कितना भी बड़ा हो, वो उनको अपने से बड़ा मानता राइट। है, बेझिझक मानता है। तो आपके ये पास एक, आपके पास उनकी कुछ निशानियां हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी जी, हमारे पास उनके कुछ कपड़े हैं, जैकेट वगैरह हैं उनकी, टाई हैं उनकी, गानों की डायरीज हैं, बिजनेस कार्ड्स हैं, और भी कुछ चीजें जो तस्नीम बहुत अपने पास संभाल के रखती है, क्योंकि उन्हें नानापा के हाथ से मिली है तोहफे के तौर पे। तो जी, वो सारी चीजें महफूज हैं हमारे पास। आप जब कभी रफी साहब को लाइव देखते थे तो, आप जाहिर आपकी उम्र कम थी, लेकिन क्या देख जब आप देखते थे तो क्या एक हंगामा होता था उस हॉल में, या आप कितना एंजॉय करते थे उस वक्त? बड़ा धुंधली धुंधली सी यादें हैं, क्योंकि हम उनको वैसे भी मिले हुए हैं। तो जब वो तो वो हमें याद है कि वो इतना अ, बहुत आहिस्ता बात करते थे, उनकी मतलब आवाज वॉल्यूम ही नहीं निकलता था, वो इतने सॉफ्ट थे। और जब स्टेज पे आते थे तो वो कुछ और ही रंग होता था, यानी आप पहचान ही नहीं सकते कि ये वही इंसान है जो, यानी स्टेज के बाहर ऐसी बात, मतलब उनकी आवाज ही नहीं निकल रही कि गले में आवाज है भी या नहीं है, वो नहीं पता चलती। तो हमको लगता है कि हमारी आवाज बहुत बुलंद है उनके सामने, लेकिन जब वो स्टेज पे या माइक के सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब पूरा जो हॉल है वो एक उनकी आवाज से गूंज उठता था। और फिर हमें इतना भी थोड़ा सा ध्यान में है कि वैसे तो बहुत ही वो शर्मीले किस्म के थे, बहुत ही सॉफ्ट थे, लेकिन जब कोई मस्ती भरे गाने वो स्टेज पे गाते थे तो वो मस्ती में भी आ जाते थे। वो बड़े मतलब कुछ ऐसी सीटी भी मार देते थे, या है ना, तो उस किस्म की हरकतें। तो वो उनको थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग लगता था कि ये वो सेम सेम इंसान है या कोई और है। तो ऐसी थोड़ी सी धुंधली यादें हैं। अच्छा, आपकी सास मतलब रफी साहब की बेटी, वो कुछ बताती हैं उनके, मतलब उनके कुछ यादगार किस्से हैं, कुछ जरूर जिक्र करती होंगी घर पे तो? जी हाँ, हमको जैसे हमने कहा कि हमने उनके साथ कोई वक्त नहीं गुजारा है, लेकिन जो भी हमें पता है वो तस्नीम हमारी बेगम से, क्योंकि वो उनके साथ रही है, और अम्मी अब्बू से काफी चीजें।
तो ज्यादातर तो हमने जैसे कहा कि उनके बारे में जो उनकी नॉलेज है वो घर तक लिमिटेड है। उसके बाहर इंडस्ट्री में क्या होता था या प्रोफेशनली वो क्या होता था, वो हमें काफी कुछ हमें पता चलता था, क्योंकि हमारी काफी मुलाकातें हैं उनके साथ जिन्होंने गाने गाए हुए हैं, या जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं या अरेंजर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनके साथ अच्छे हमारे ताल्लुक बचपन से रहे हुए हैं, आज तक भी हमारा कांटेक्ट रहा है। तो वो लोगों ने जो उनके साथ काम किया हुआ है वो कई चीजें ऐसी बताते हैं जो नॉर्मली मीडिया में नहीं, और कई ऐसी चीजें होती है जो एक पब्लिक फोरम पे बयान भी नहीं कर सकते, क्योंकि उससे किसी और का जो है वो अम, एक काइंड ऑफ कंपैरिजन हो जाता है जो मुनासिब नहीं है। तो इसलिए वो चीजें हम बयान भी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जिससे ये महसूस होता है कि साहब की जो इज्जत जो म्यूजिशियंस और इंडस्ट्री वालों में थी और उनके को सिंगर्स में थी, आ, वो इतनी इतनी ज्यादा थी कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब लोग कहते हैं कि कंपटीशन हो या कोई कंपेटिटर, ऐसा कुछ नहीं था उस जमाने में। खास तौर पे जो मेल सिंगर्स थे उनमें तो बिल्कुल नहीं था। हर मेल सिंगर उनको अपने से अपना गुरु ही मानता था, एक अपना बेंचमार्क मानता था। एक एक किस्सा हम शेयर कर सकते हैं जो काफी होता है कि किशोर दा और साहब के बारे में ना, कि कंपटीशन, या कुछ लोग एक एक ग्रुप के हैं या कुछ लोग और दूसरे ग्रुप के हैं। तो एक कर्सी लॉर्ड साहब थे, म्यूजिक अरेंजर, बहुत ही फेमस, जो बर्मंदा के साथ भी थे, प्यारेला एलपी के साथ भी काफी काम किया उन्होंने। तो वो बताते थे कि किशोर दा इतनी ज्यादा उनको इज्जत करते थे साहब को, कि एक म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता था जहाँ पे दो तीन बूथ्स थे, तो एक साथ दो तीन गाने की रिकॉर्डिंग भी कई बार होती थी। तो किसी वक्त ऐसा होता था कि किशोर दा पहले आए हुए होते थे अपने गाने की रिकॉर्डिंग के लिए, और उनके जैसा उनका मिजाज था, बड़ा मजाक किया, वो अपने लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, कहीं जमीन पे लेटे हुए हैं या कुछ कर रहे हैं, मजाक की हरकतें करते थे। और जैसे साहब की एंट्री होती थी तो उनको शीशे से नजर आ जाता था कि साहब आ रहे हैं। अब साहब उनको देख भी नहीं सकते, लेकिन किशोर दा खड़े हो जाते थे। जब तक उनकी नजर साहब के पास साहब से मिलती थी या वो देखते थे, जब तक वो गुजर नहीं जाते पूरा, वो खड़े हो जाते थे, तो वो बैठते भी नहीं थे। तो इस कदर की इज्जत वो करते थे। और लोग जो है वो ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं कि कंपटीशन है। तो ऐसे कई चीजें हैं जो इंडस्ट्रीज वाले जो बताते हैं। राइट। नहीं, किशोरदा बहुत ज़ारफ़ादार रोए भी थे रफ़ी साहब के इंतकाल पर, बहुत और वो ज्यादा जी। तस्वीरें भी मौजूद हैं। तो कभी इस बात का जिक्र हुआ कि रफ़ी साहब ने अपने फैमिली मेंबर्स को कभी भी इंडस्ट्री में दाखिल नहीं होने दिया, उनको बहुत दूर रखा हर मेंबर को? तो कभी आपकी जो हम बोलेंगे मदर इन लॉ है, उन्होंने कभी आपका जिक्र किया इस बात का? जी, उन्होंने जैसे आपने कहा कि वो उन्होंने सारे बच्चों को जो है वो इंडस्ट्री से, फैमिली को ही इंडस्ट्री से दूर रखा था। काफी कंजर्वेटिव नेचर के थे, और वैसे भी उन्हें पता था कि इंडस्ट्री किस किस्म की है। ये तो ठीक है, वो उनका जो एक रुतबा था इंडस्ट्री में जो उन्होंने हासिल किया था, वो अलग बात थी, लेकिन यही चीज दोबारा होना मुश्किल है। तो इसलिए उन्होंने बच्चों को अलग से रखा था। तो इसलिए बचपन से ही सारे बच्चों को उन्होंने लंदन शिफ्ट कर दिया था पढ़ाई के लिए। तो ज्यादातर बच्चे जो है वो लंदन में उनकी परवरिश हुई, पढ़ाई हुई है, और फिर वहीं पे उनके अपने बिजनेसेस या अपनी फील्ड्स में उन्होंने परस्यू किया। इंडस्ट्री में वो नहीं है। क्या आप भी, अगर हम गलत नहीं तो आप भी रफ़ी साहब के गाने गुनगुनाते हैं? कौन नहीं गुनगुनाता? गुनगुना ही सकते की कोशिश कर सकते हैं, गा तो नहीं सकते। तो नहीं, हमें भी जैसे हमने कहा कि बचपन से ही जो माहौल रहा है जी। उसमें बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ उठना बैठना, और उनके साथ उनकी गोदों में बैठ के हमने उनके गाने सुने हुए हैं, रिहर्सल्स देखी हुई हैं, रिकॉर्डिंग्स देखी हुई हैं। तो वो एक जाहिर है कि एक शौक और एक इंटरेस्ट तो है, लेकिन बस हमने कहा बस एंजॉय कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं। कौन सा गाना आप बहुत ज्यादा गुनगुनाते हैं रफ़ी साहब का?
नहीं, हर कोई, मतलब यही है ना कि ये एक सवाल है कि आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा गाना कौन सा है, मुश्किल है, वो हाँ। बड़ा मुश्किल है, जी। क्योंकि हर जॉनर में उनके हजारों गाने हैं। राइट, राइट। आप एक सुनो तो फिर दूसरा जब सुने तो लगता है कि नहीं, ये पहले से बेहतर है, फिर आप दूसरा सुनो तो लगता है ये पहले से बेहतर है। तो बहुत ही मुश्किल है। तो वो डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, आपके आपके अंदर के इमोशंस क्या हैं, और उस हिसाब से कोई ना कोई जो है वो अ, उनकी उनकी मैं बर्थडे गाना पे अगर गाता कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे तो कौन सा गाना गाएंगे आप? हूँ। जो 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 गाना हमें बेहद पसंद है, जो एक एज अ ट्रिब्यूट हो सकता है, वो एक उनका प्राइवेट एल्बम था, मदन जी का, कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, जो रिलीज नहीं हुई थी मूवी, लेकिन वो एक प्राइवेट एल्बम का गाना था, गजल नुमा अच्छा। एक गीत है। तो वो बहुत ही प्यारा, तो उसके अल्फाज भी बड़े एप्ट हैं साहब के लिए, कि कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर। तो वही हो रहा है कि आज तक जो है वो उनको लोग ढूंढ रहे हैं, और कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है जब उनकी आवाज सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि काश वो होते हैं, काश हम उनके साथ कुछ और टाइम बिता सकते हैं, उनको लाइव देखकर, म्यूजिकली नहीं, लेकिन जो उनकी इंसानियत थी, उनसे और कुछ हम सीख सकते हैं। आप बहरीन में रहते हैं, वहां पर जब लोगों को पता चलता है कि आप रफी साहब के मीन दामादी हुए, तो क्या रिएक्शन होते हैं उन लोगों के वहां पे, क्योंकि पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले मौजूद हैं। जी, सिर्फ बाहर नहीं, जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ जब पता चलता है, हालांकि हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ जाहिर ना हो बहुत ज्यादा, क्योंकि फिर वो लोग आपको कुछ अलग से ट्रीट करने लगते हैं, यानी नॉर्मल नहीं होता। जी। लेकिन जब पता चल जाता है तो वो पहली बात तो उनको यकीन नहीं होता कि रफी साहब की फैमिली से वो मिल रहे हैं, हमसे या हमारी बेगम से या इवन बच्चों से। अम, क्योंकि वो बहुत ओवरवेलमिंग है, क्योंकि हर एक की ये ख्वाहिश थी कि काश हम उनको देख सकते या लाइव सुन सकते, तो वो जब ख्वाहिश नहीं पूरी हुई, तो जो नेक्स्ट ऑप्शन अगर उनको मिल जाता है, तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अ, कुछ लोग तो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो थोड़ी सी एम्बैरसिंग भी हो जाती है हमारे लिए कई बार, लेकिन वो उनका प्यार है, उनकी मोहब्बत है, काफी ओवरवेलमिंग होता है। और उसमें सिर्फ हमारे देसी नहीं होते, उसमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल लोकल बहरीनी जो हैं, जो अरब्स हैं, जी। वो इतने ज्यादा, इतने बड़े फैंस हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अगर हम आप बताएं कि ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं हमारे साथ, कि वो ऐसे ऐसे हमको उन्होंने गाने बताए हैं जो हमने भी नहीं सुना होंगे, अच्छा। और जबानी उनको गाने याद हैं, और वो इतनी इतनी शिद्दत से उनको मोहब्बत करते हैं। क्या बोलूं? देखिए, जी जी रफी साहब और नौशाद साहब बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। और उनकी बर्थडे भी देखिए आगे पीछे है, 24 और 25। जी जी जी। कुछ कुछ नौशाद साहब के बारे में कुछ किस्से हैं, कुछ आपको कुछ बताया हो किसी ने? नौशाद अंकल से हमारा बचपन से मतलब उनके घर आना जाना रहा है। बहुत बहुत लाड करते थे हमको। हमारे वाल साहब से काफी अच्छी दोस्ती थी उनकी, और उनसे भी हमने कई बार जो है वो साहब के बारे में बात करते हुए सुना। हालांकि इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनका एक म्यूजिक रूम था हम्म। जहाँ पे और कोई सिंगर अलाउड नहीं था सिवाय रफी साहब के और लता जी के। अ, तो ये मतलब उनके दिल में उनके लिए वो इज्जत थी। हर ईद पे साथ में ही नमाज होती थी नौशाद अंकल के, क्योंकि हम लोग घर करीबी था। जी। तो एक मस्जिद थी जहाँ पे हमेशा हमारी ईद की नमाज साथ में होती थी। तो वो कहते थे कि एक बार साहब ने अपनी गाड़ी भरकर जो है ना जानमाज, अ, जानमाज की जो चटाई थी वो लेके आए और नौशाद साहब के घर चले गए, और उन्होंने कहा कि ये जरा ये मस्जिद में आप दे देना, क्योंकि ईद की नमाज होती है तो लोगों को पढ़ने के लिए जगह नहीं होती है उन पे। तो फिर उन्होंने कहा कि या आप खुद क्यों नहीं, तो उनका ये था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी तरफ से कुछ हो रहा है। ओ। तो वो हमेशा वाया किसी और के वो जो है वो कर देते, तो उन्होंने सारी मस्जिद में जो है वो चटाइयाँ बिछाई हुई थी जानमाज की। तो रफी साहब वही शख्सियत है कि मतलब दाएं हाथ को दें तो बाएं हाथ को पता ना चले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कई किस्से हैं उनके, जो खासतौर पे जो इंडस्ट्री वाले जो हमको बताते हैं
हम्म। वो ऐसी चीजें हैं। और एक तो हमारे साथ भी हुआ है कुछ साल पहले, हमारा एक शो था केरला में। साहब के लिए ट्रिब्यूट रखा था, तो उन्होंने हमें दावत दी थी यहाँ से। तो हम बहरीन से गए थे, और अम्मी अब्बू जो है वो बॉम्बे से आए थे, ज्वाइन किया था वहाँ पे। तो बड़ा शानदार प्रोग्राम हुआ वहाँ पे। जो केरला के लोग हैं, हालांकि साहब ने हर लैंग्वेज में गाना गाया एक्सेप्ट फॉर मलयालम, हम्म। लेकिन जो मलयाली फैंस हैं उनके, वो तो बिल्कुल ही, मतलब जो क्रेज है उनका, हालांकि एक अल्फाज नहीं समझते हैं वो, लेकिन बहुत ही बड़े फैंस हैं वो। तो बहुत ही झुंड हो गया था, और प्रोग्राम हुआ। फिर उसके बाद हम लोग जब वापस जा रहे थे, तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने एक एक स्कूल में हमको ले गए। तो हमको लगा कि हो सकता है कि कोई फोटो ऑप वगैरह का कुछ होगा। तो फिर हमने पूछा ऑर्गेनाइजर्स की कि ये स्कूल क्यों आया। तो उन्होंने कहा कि साहब जो है 1959 में आए हुए थे यहाँ पर शो करने के लिए। उनका एक शो था, वो आए, और शाम में शो था, उसी रात को वो वापस जा रहे थे। तो एयरपोर्ट तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव थी शहर से। तो रास्ते में उन्होंने ऐसे ही पूछा कि यहाँ पे कोई, मैंने स्कूल कॉलेज वगैरह देखा नहीं रास्ते में। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, यहाँ पे कोई स्कूल वगैरह है नहीं प्रॉपर। तो बच्चों को जो है 2 घंटे ट्रैवल करना होता है स्कूल जाने के लिए। तो उन्होंने वहीं पर गाड़ी रुकवाई और कहा कि वापस चलें, और कल एक और शो रखें, और आज के शो में जो भी आपने रेवेन्यू जनरेट किया है, और कल के शो का जो भी पैसे आएंगे, उसको मिला के आप एक स्कूल की फाउंडेशन करें, और उसका पूरे मुकम्मल स्कूल बनाने के लिए और भी जो बैलेंस पैसे होंगे वो हमें पता है, मैं आपको बॉम्बे से भिजवा दूंगा। ये बात हुई है 1959 में, और ये बात हमको अभी पता चली है कुछ साल पहले। घर वालों को भी नहीं पता था, उनकी बेगम को नहीं पता था, बच्चों को नहीं पता। तो ये इत्तेफाक से हम वहां थे और हमें पता चला है। क्या बात है। तो ऐसे, और वो स्कूल आज वहां का सबसे बड़ा स्कूल है। तो और ये बात किसी को पता ही नहीं है कि ये स्कूल बनाया किसने। ये मतलब रफी साहब को ये अंदाज था मदद ये करने अंदाज था। का। जी जी जी। और भी कोई ऐसा एक और, किस्सा है? मतलब हमारे जो अबू मरहूम बताते थे कि एक बार कोई रिकॉर्डिंग से वो वापस आ रहे थे। तो वर्ली एक जगह है जी। बॉम्बे में। तो वहां पे कोई सिग्नल पे एक गाड़ी रुकी। तो उन्होंने देखा कि फुटपाथ पर एक मांगने वाले थे। तो शदीद गर्मी थी, और उनके पैरों में चप्पल नहीं थी। तो वो कभी एक पैर ऊपर रख रहे थे, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा पैर करके वो बैलेंस करके अपने आप को, अपने पैरों को गर्मी की तपिश से बचा रहे थे। तो अब वहां पे बीच में है, कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने वहीं पे ड्राइवर को बोला कि गाड़ी रोकें, और उनकी अपनी एक ब्रांड न्यू सैंडल जो पहने हुए थे, वो अपनी पहनी हुई सैंडल उतार के उन्होंने ड्राइवर को कहा कि इनको अपने सैंडल पहना करो। हाँ। और खुद वो जो है वो नंगे पैर वापस गए घर। हाँ। तो जी, ये अब साथ में थे तो उन्होंने ये देख के बताया। तो वो ऐसे, ऐसा उनका था कि उनके जो भी, अ, हम हमेशा कहते हैं कि जो उनकी शख्सियत थी वो उनके फन से बहुत ज्यादा बुलंद थी। जी। इसीलिए बहुत वो ज्यादा। और ये स्टार कई सुपर स्टार लोगों को है। पता नहीं। जी जी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। कुछ और यही वजह है कि आज देखें इतने सालों बाद भी वो असर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, हालांकि बढ़ता ही जा रहा है। हर साल आप देखें, जो दीवानगी बढ़ती चाहने जा रही वालों है। की तादाद है वो दीवानगी है, और उनकी जो कमी है वो महसूस, वो बढ़ता ही जा रहा है। और तो देखिए ये एक उनको एक और भी इज्जत है कि जिस कब्रिस्तान में रफी साहब हैं, उस कब्रिस्तान के लोगों ने, मतलब वहाँ के जो ट्रस्टी हैं, वो वहाँ पे कब्रों को पलट देते हैं। सिर्फ रफी जी साहब जी, की कब्र ऐसी है जो आज भी वैसी रखी है उन्होंने। सिर्फ उनकी खबर है जो अभी तक रीयूज नहीं हुई। रीयूज नहीं की गई है। ये जी भी जी। अल्लाह की हालांकि कुछ। पूरी दुनिया से कई फैंस थोड़ा सा शिकायत रखते हैं कि जो उनकी कब्र है वो बिल्कुल मामूली है। वहां जाते हैं तो ढूंढना पड़ता है या पूछना पड़ता है कि साहब की कौन सी कब्र है। जी। अम, तो उसको आप एक कोई पक्की कब्र क्यों नहीं कर देते हैं, या उस पे कोई मार्बल या कोई ऐसी चीज जो इंडिकेट करे, तो जो कि इस्लाम में ममनू है। तो जी। इसलिए फैमिली की तरफ से वो इजाजत नहीं दी गई है, और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन वही है कि लोगों का प्यार, अगर आप देखें 31 जुलाई जो उनकी डेथ एनिवर्सरी, और 24 दिसंबर बर्थ एनिवर्सरी पे अगर आप वो कब्रिस्तान चले जाएं, तो फूलों का ढेर उनके कब्र पे होता है, और दुनिया के हर जगह से लोग आते हैं, नॉट जी। जस्ट फ्रॉम बॉम्बे।
जी जी लोग मैं ट्रैवल खास तौर पे करते हैं, और हाँ आपने तो देखा है। देखा ही हुआ है। जी जी बिल्कुल मैंने देखा है। और वो दूर जी से पता चलती है कि रफी साहब की खबर कौन सी है, क्योंकि इस कदम उस पर फूल वगैरह सब चढ़े होते जी हैं। इसमें कोई शक नहीं जी है। जी जी। अल्लाह ने उनको जो है बहुत इज्जत बख्शी है उनके जाने के बाद भी, हाँ, तो ये साबित करता है जी कि अच्छा, बिल्कुल। एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं कि मतलब शायद लोगों के अंदर जानने की भी ये है कि जब आप हज करने गए थे, रफी साहब जब हज करने गए थे, तो क्या वहां पर उन्होंने अजान भी दी थी क्या? इसके बारे में आपको कुछ अंदाजा है कुछ? नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा ये गलत बात है। अजान नहीं दी थी वहां पे, हज पे नहीं। वो जो अजान काफी वायरल हुई है या यूट्यूब वगैरह पे भी है, वो एक फिल्म की है। हाँ, एक फिल्म के उसको वहीं गानों के अच्छा। एक प्रीलूड है वो। जी जी जी। हाँ, तो क्योंकि इस बार आप वहां ही पे इसको अजान कंफर्म की। कर सकते थे कि क्या ये ऐसा है, क्योंकि बहुत से लोगों नहीं को नहीं। ये पता था कि शायद वहां पे जाके आपने अजान भी दी थी, लेकिन जी जी जिससे जी। लोगों को पता चल गया कि वो नहीं, कई लोग बड़े दावे से ये कहते हैं, हम देखते हैं यूट्यूब पे, हम जहां तक हो सकता है हम कमेंट करके उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम्म, और हमारी यही हमेशा दरख्वास्त रही है कि कोई भी चीज बिना वेरीफाई किए ऐसे फैलाना, वो सही नहीं है। खासतौर पे ऐसी इतनी बड़ी बात के जी जी कम करमा में एक अजान देना कोई वो छोटी बात नहीं है। वो है वही बात, सही बात है, इसमें कुछ। कितना। जी चलिए फिरोज साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी चीज़ें ठीक है। लोगों को पता चली, बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता थी वो भी पता चली रफ़ी साहब के बारे में, कि किस जी कदर फरिश्ता सिफर इंसान थे, एक हाथ से देते थे दूसरे को पता नहीं चलता था। और जी। अ, इम्तियाज भाई, आप तो माशाल्लाह आपने इतने इंटरव्यू किए हैं, हालांकि ये सवाल हमने किसी और से नहीं किया। हम पॉडकास्ट देते रहते हैं, लेकिन चूंकि आपकी माशाल्लाह जो प्रोफाइल है वो बड़ी तवील है, और कई नामी गिरामी लोगों से आपने बातचीत की है, तो उनके मुकाबले जब आपकी जो फीलिंग्स है साहब को लेकर, आपको क्या लगता है कि क्या क्या वो एक खास रीजन है कि देखिए, उनकी मकबूलियत आज तक कायम है? जी, तो एक हमें जो लगता है वो एक चीज़ ये है कि या तो वो रफ़ी साहब जो थे वो अल्लाह के वली थे, और बहुत ही करीबी बंदों में से थे अल्लाह के, क्योंकि जो मकबूलियत जो इज्जत आज तक उनकी कायम है फिल्म इंडस्ट्री में, जब से फिल्म इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है तब से लेकर आज तक, किसी भी शख्स को जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा रहा उसको इतनी इज्जत मिली ही नहीं है। और इतनी इज्जत मिलना ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में होता है। इज्जत और जिल्लत सब उसी के हाथ में है, और इतनी इज्जत मिलना ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में, अल्लाह की तरफ से आई है। वरना बड़े बड़े आए और चले गए, लेकिन ये इज्जत और ये एहतराम भी किसी के और किसी को नसीब नहीं हुआ है। तो हमको तो ये लगता है कि वो अल्लाह के एक वली थे, जो इस दुनिया में रहे, आए और अपनी जिंदगी जी के चले गए। ये बहुत मेरी सही कहा ये आपने। मेरी फीलिंग रहती है हमेशा रफी साहब के लिए। जी जी। बहुत बहुत और वो शुक्रिया आपने जी के मुझसे ऐसा पूछा। गए हैं कि एक एक मिसाल छोड़ गए कि हाँ, इतने इतनी मकबूलियत, इतनी शोहरत, इतनी फेम और स्टेटस के बावजूद एक इंसान इतना हम्बल रह सकता है। रह सकता तो है। उन्होंने एक वो मिसाल छोड़ी। मिसाल छोड़ दी, इसमें कोई शक आप देखें आज दो गाने हिट हो जाते हैं तो लोग आपसे सीधे मुंह नहीं। बात नहीं करते। जी जी। तो यहाँ तो ये सीख जो है यहाँ तो वो। ये पूछना पड़ेगा कि वो दो ऐसे कौन से गाने थे जो हिट नहीं हुए, तब बिल्कुल। तब हिट हुए। एग्जैक्टली। जी जी जी, यहाँ इसलिए ये हमारी ये कोशिश पूछना हमेशा पड़ेगा। ये रहती है कि जो उनकी उनका जो फन है या था, है ही है, और वो हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। जी, बिल्कुल वो तो है बिल्कुल, ही अपनी जगह। इसमें कोई शक लेकिन लोगों को उनके जो वैल्यू सिस्टम थे, जो उनके प्रिंसिपल्स थे लाइफ में, उससे सीख लेना बहुत जरूरी है। नहीं। खास तौर बहुत पे वो लोग जो उनको फॉलो करते हैं, या उनकी गायकी को फॉलो करते हैं, या जो खुद अपने आप को आजकल तो आप बहुत देखेंगे, छोटा रफ़ी और यहाँ का रफ़ी, या जी जी, रफ़ी रिसरेक्टेड, पता नहीं क्या क्या अपने आपको टाइटल्स उन्हीं के वो नाम देते पे हैं। लोग तो जो है अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। जी 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 ये जी। भी तो ये भी एक तो उसके साथ साथ वो भी आप देखें कि उनके वो एज ए इंसान कैसे थे। क्या हम उन चीजों से कोई चीज हम सीखें, उन चीजों में से कोई चीज हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं, वो बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है, इसमें कोई तो शक ही नहीं। इंसान आगे तक जा सकता है, तभी वरना तो मुकम्मल, बड़ा मुश्किल राइट, तभी वो जो है मुकम्मल होता है, जब अपने है। हुनर बिल्कुल। के साथ साथ हम इंसान भी जी अच्छे जी हों।
जो रफ़ी साहब थे। एग्जैक्टली। तो फिरोज साहब जी बहुत जी अच्छा जी। लगा मुझे, और दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा आपसे मुलाकात करके। बहुत सारी कुछ थैंक ऐसी यू सो मच। नायाब चीज़ें पता चली जो लोगों को नहीं पता थी, मुझे भी नहीं पता थी ये बातें। और आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, रफ़ी जरूर। साहब को ही लेकर मुलाकात होगी, और भी मौजू पे बात होगी इंशाल्लाह। हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। बहुत अच्छा लगा इम्तियाज भाई, बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी, और सारे सुनने वालों को हमारी तरफ से बहुत आदाब और प्यार। बहुत शुक्रिया।